वेलकम क्लास। आज का हमारा ये वजाहती सबक किसी आम लेक्चर जैसा नहीं है, बल्कि ये आने वाले एग्जाम के लिए एक अल्टीमेट रिव्यू सेशन है। आज हम जमीन के सबसे शदीद, खौफनाक और अजीबो-गरीब मौसमी वाकयात को डीपली समझेंगे। तो जल्दी से अपने नोट्स निकाल लें और मुकम्मल तवज्जो दें, क्योंकि ये एक्सट्रीम वेदर स्टडी गाइड आप सबके इम्तिहान के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले इस लेसन प्लान पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि हम इन कैटेगरीज को आसानी से क्रैम कर सकें। हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम वेदर की तारीफ से, फिर बात होगी हरिकेन्स और सैलाब की, उसके बाद टोर्नेडोज और आंधी, फिर बिजली चमकने की साइंस और आखिर में ओले और बर्फीली हवाएं। तो बिना वक्त ज़ाया किए लेट्स डाइव इन। पहला हिस्सा, एक्सट्रीम वेदर की तारीफ। यहाँ हमारा मकसद इसके बुनियादी तसव्वुर को समझना है ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे अहम सवाल, एक्सट्रीम वेदर आखिर है क्या? देखें क्लास, इसका मतलब सिर्फ थोड़ा सा खराब मौसम नहीं है। ये मौसम की शिद्दत में ऐसी तब्दीली या डेविएशन है जो माजी की तमाम हुदूद से बिल्कुल हटकर हो। ये गैर मुतवक्का, शदीद या बेमौसमी वाक़यात होते हैं जो आम रेगुलर पैटर्न्स को बिल्कुल तोड़ देते हैं। एग्जाम में अगर डेफिनेशन आए तो ये डेविएशन वाला पॉइंट सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं हिस्सा दूसरा की तरफ, हरिकेन्स और सैलाब। ये वाटर साइकिल के सबसे बड़े और ख़तरनाक खिलाड़ी हैं। एक हरिकेन बनने के लिए चंद मखसूस अज्जा मौजूद होना ज़रूरी है। इसको एज अ रेसिपी याद रखें। नंबर 1, समुद्री सतह का शदीद गर्म होना। नंबर 2, हवा का तेज़ी से ऊपर की तरफ उठना, जिसे एग्जाम की ज़बान में हम कन्वेक्टिव अपलिफ्ट कहते हैं। और नंबर 3, हवा में नमी यानी मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा मिकदार। जब ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो समंदर के ऊपर एक अजीम और शान तूफान जन्म लेता है। और इन तूफानों को नापने के लिए हम सैफिर-सिम्पसन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है कि किस तरह हवा की रफ्तार तूफान की कैटेगरी तय करती है। जैसे कि मशहूर हरिकेन कटरीना, उसने 157 माइल्स पर आवर से ज़्यादा की रफ्तार पकड़ी और वो सीधा कैटेगरी 5 का तूफान बन गया। इससे अपने नोट्स में ज़रूर हाईलाइट कर लें। अब सैलाब यानी फ्लडिंग की बात करते हैं। फ्यूचर मीटेरोलॉजिस्ट्स एग्जाम में दरियाई सैलाब और शहरी सैलाब का फ़र्क ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दरियाई सैलाब सिंपल है, जब पानी दरिया के किनारों से बाहर निकलकर आसपास की ज़मीन पर बहने लगता है। जबकि शहरी सैलाब तब आता है जब शदीद बारिशों की वजह से नालियां और ड्रेन सिस्टम्स उबलने लगते हैं। ये वो सैलाब है जिसमें शायद स्ट्रीट्स पर भी स्कूल तैरकर जाना पड़े। ये फ़र्क हमेशा याद रखिए। तीसरा हिस्सा, टॉर्नेडो और आंधी। ये वो शदीद सिस्टम्स हैं जो पूरी तरह हवा और दबाव के निज़ाम पर चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ना एक आम सी मिसाल से समझते हैं। इमेजिन करें एक कमरा जो हवा से बिल्कुल फुल पैक्ड है, उसके बिल्कुल साथ एक और कमरा है जो अंदर से बिल्कुल खाली है। अब जैसे ही उन दोनों के दरमियान का दरवाज़ा खुलता है तो भरे हुए कमरे से हवा निहायत तेज़ी और शिद्दत से खाली कमरे की तरफ भागती है। बिल्कुल यही प्रेशर का खेल इन बड़े तूफानों को जन्म देता है। यहाँ स्क्रीन पर टॉर्नेडो की पूरी चेकलिस्ट है जो इम्तिहान में लिखनी होगी। ये तेज़ी से घूमती हवा के वर्टिकल फनल्स होते हैं जो शदीद लो प्रेशर और अपर ट्रोपोस्फेयर की जेट स्ट्रीम्स की मदद से बनते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम पॉइंट क्या है, वो ये कि इस फनल का निचला हिस्सा हमेशा ज़मीन को छूता है। अगर वो ज़मीन को टच नहीं कर रहा तो वो टॉर्नेडो नहीं है। और हाँ, ये अपने साथ क्यूमुलोनिम्बस बादल और बारिश ज़रूर लाते हैं। 402 किलोमीटर्स पर आवर। ज़रा इस फिगर पे गौर किया जाए। ये किसी स्पोर्ट्स कार की स्पीड नहीं, बल्कि एक टॉर्नेडो की ज़्यादा से ज़्यादा हवा की रफ्तार हो सकती है। एक टॉर्नेडो की बेपनाह ताकत को जहन में बिठाने के लिए ये नंबर काफ़ी है, इसे याद रखिएगा। और फिर आते हैं धूल के तूफान यानी डस्ट स्टॉर्म्स। क्लास, वो कमरे के प्रेशर वाली मिसाल अभी भी लागू होती है। जब फिजा में दबाव का वैसा ही अजीम फर्क पैदा होता है तो इतनी तेज हवाएं चलती हैं जो अपने साथ कई टन मिट्टी और धूल हवा में उड़ाकर ले जाती हैं। ये पूरे के पूरे शहरों को ढक लेते हैं। चौथा हिस्सा, बिजली चमकने की साइंस। आइए देखते हैं कि तूफान के अंदर ये एक्सप्लोसिव इलेक्ट्रिकल पावर कैसे बनती है। 1 अरब वोल्ट्स, जी हाँ 1 बिलियन वोल्ट्स। एक क्यूमुलोनिम्बस बादल से डिस्चार्ज होने वाली सिर्फ एक आम सी बिजली की चमक में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है। सच में ये फिगर अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। अच्छा, अब क्लास के लिए यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम क्वेश्चन है। आखिर ये गरज यानी थंडर किस वजह से पैदा होती है? हम सब बिजली की रोशनी और आवाज़ का ताल्लुक जानते हैं, लेकिन बादलों के पास कोई स्पीकर्स तो होते नहीं, तो ये ज़ोरदार आवाज़ आती कहाँ से? इसका डायरेक्ट कनेक्शन इस हैरत अंगेज गर्मी से है। जब बिजली गिरती है तो वो अपने रास्ते की हवा को सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ऑलमोस्ट इंस्टेंटली 54,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गर्म कर देती है।
और ये इंतहाई शदीद हीट ही उस आवाज को पैदा करने की वजह बनती है। आइए इस पूरे चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं। पहले बिजली का स्टैटिक डिस्चार्ज होता है, फिर इसके रास्ते की हवा फौरन 44,000 डिग्रीज तक गर्म हो जाती है। अब हम जानते हैं कि गर्म हवा फैलती है, लेकिन यहाँ ये सुपर हीटेड हवा एक वायलेंट धमाके के साथ अचानक फैलती है और क्लास इसी धमाकेदार फैलाव की वजह से गरज की वो तेज बूम की आवाज पैदा होती है जो हमारे कानों तक आती है। आखिरी हिस्सा, ओले और बर्फीली हवाएं। चलिए अब एक्सट्रीम आइस और स्नो की मैकेनिक्स को समझते हैं। तो हेलस्टॉर्म्स आखिर बनते कैसे हैं? असल में होता यह है कि थंडरस्टॉर्म के दौरान बहुत तेज ऊपर जाती हवाएं, जिन्हें अपड्राफ्ट्स कहते हैं, वो बारिश के कतरों को पुश करके फिजा की इंतहाई ठंडी और फ्रीजिंग लेयर्स में ले जाती हैं, जैसे आसमान का अपना फ्रीजर हो। वहां जाकर ये कतरे जम जाते हैं और मुख्तलिफ शक्लों के बर्फ के टुकड़ों यानी ओलों में तब्दील हो जाते हैं। और ब्लिजर्ड्स देखें, हर बार बर्फबारी ब्लिजर्ड नहीं होती। एग्जाम में इसकी शराइत जरूर आती हैं। किसी इवेंट को ब्लिजर्ड कहने के लिए तूफानी हवाओं के साथ भारी बर्फबारी चाहिए, ये कंडीशन लंबे अरसे तक बरकरार रहनी चाहिए और दर्जा हरारत फ्रीजिंग होना लाजमी है। ये जनरली दुनिया के उन इलाकों में कॉमन है जैसे रूस, शुमाली यूरोप, कनाडा, अंटार्कटिका और शिमाली अमेरिका। तो क्लास, आज का ये सेशन इस एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर एंड होता है। अगर एक्सट्रीम वेदर माजी के मौसम से सिर्फ एक डेविएशन है, एक अनोखी तब्दीली है, तो जिस तेजी से दुनिया भर का मौसम बदल रहा है, मुस्तकबिल में हमारा नया आम मौसम या बेसलाइन क्या बनेगा? घंटी बजने के बाद और एग्जाम की तैयारी के दौरान इस अहम नुक्ते पर जरूर गौर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम क्लास।